एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए बेस्ट सेलर नाम की एक थ्रिलर वेब सीरीज की कहानी और उसका रिव्यू लेकर आए हैं। ये वेब सीरीज 19 फरवरी 2022 को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है। ये एक थ्रिलर सीरीज है और इसे IMDb पर 6 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। कहानी की शुरुआत मीतू माथुर नाम की एक लड़की के मर्डर से होती है और इस मर्डर के इल्जाम में ताहिर वजीर नाम के एक ऑथर को अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें ये पता चलता है कि ताहिर वजीर एक बेस्ट सेलर ऑथर है। उसने अपने करियर की शुरुआत में जो भी किताबें लिखी वो बहुत ही बकवास थी, जिन्हें ऑडियंस से बहुत बुरा रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन उसके बाद एक लंबे ब्रेक के बाद जब उन्होंने एक किताब लिखी तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। इस किताब का नाम रांड सांड सीढ़ी और सन्यासी था और ये बुक एक बेस्ट सेलर थी। हालांकि ताहिर के इस किताब को बहुत ज़्यादा सराहा गया, लेकिन इसके 10 साल बाद तक भी वो ऐसा कुछ भी नहीं लिख पाया। इस बुक के रिलीज के 10 साल के बाद अब ताहिर थोड़ा सा बदल गया है। जो इंसान पहले एक सक्सेसफुल ऑथर था वो अब एक फ्रस्ट्रेटेड राइटर बन के रह गया है। ताहिर की बीवी का नाम मयंका है। मयंका एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करती है और वो अपने काम में इतनी अच्छी है कि बैक टू बैक उसे अवार्ड्स मिलते ही रहते हैं। मयंका अपनी सक्सेस को ताहिर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है, लेकिन ताहिर अपने करियर को लेकर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि वो मयंका को बार बार जलील करता रहता है। मयंका ताहिर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो उसके नाकामयाब होने का दोष उसे कभी नहीं देती। वो उसे इस हद तक प्यार करती है कि खुद कामयाब होने के बावजूद भी वो अपनी कामयाबी उससे छिपाती है ताकि उसे अच्छा लगे। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है इस कहानी की नायिका मीतू माथुर की। मीतू माथुर का किरदार श्रुति हासन ने निभाया है और मीतू एक बहुत ही साधारण सी लड़की है। मीतू राजसी नाम के एक छोटे से शहर से आई है और वो ताहिर वजीर की बहुत बड़ी फ़ैन है। मीतू को जहाँ भी ताहिर की किताबें मिलती हैं वो उन्हें पढ़ने के लिए वहाँ से ले आती है। मीतू मुंबई में किराए के घर में रहती है और उसकी मकान मालकिन का नाम शालिनी है। पिछले कुछ महीनों से वो किराया नहीं भर पाई, इसीलिए शालिनी उसे घर से बाहर निकालने की धमकी देती है। काम से वापस आकर जब मीतू अपने घर पहुंचती है तो उसे कमरे में से कुछ आवाज़ें आती हैं। घर के अंदर से जब वो किसी लड़के की आवाज़ सुनती है तो वो सीढ़ियों पर ही सो जाती है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि 8 बज चुके हैं और उसे ऑफिस भी जाना है। जब वो बार बार घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो घर के अंदर से पार्थ नाम का एक लड़का आता है। शालिनी एक बार फिर से उसे धमकी देती है कि अगर आज वो किराया लेकर नहीं आई तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। पार्थ, जो कि शालिनी के घर से बाहर निकला था, वो मयंका का नया इंटर्न है। वो जब मयंका के वर्क स्टेशन पर ताहिर की बुक देखता है तो वो उस पर हंस पड़ता है। वो कहता है कि ताहिर वजीर एक नंबर का घटिया राइटर है और उसकी बुक्स आजकल कौन पढ़ता है। मयंका का एसोसिएट संजय, जो कि ये बात जानता है कि ताहिर उसका हस्बैंड है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पार्थ फिर भी वही कहता है जो उसके मन में है। मयंका को उसकी ये बात पसंद आ जाती है और वो उसे हायर कर लेती है। मीतू को अपने घर का किराया देना था और इसीलिए वो एक नई जगह पर जॉब ले लेती है। वहाँ से उसे एडवांस पैसे मिलने वाले थे जिससे वो अपने घर का रेंट भर सकती थी। लेकिन वो जैसे ही ताहिर वजीर को अपने सामने देखती है वो बिल्कुल सुन पड़ जाती है, क्योंकि उससे मिलने के लिए ही वो राजसी से यहाँ आई थी। वो ताहिर से बात करने की कोशिश करती है और उसे ये समझाती है कि वो उसकी कितनी बड़ी फ़ैन है, लेकिन ताहिर बार बार उसे जलील करके वहाँ से भगा देता है। ताहिर अपने आसपास एक कहानी की तलाश में है और वो जैसे ही मीतू के कलाई पर 3 कटे हुए निशान देखता है उसे अपनी कहानी मिल जाती है। ताहिर मीतू से उन कट्स के बारे में सवाल पूछता है और वो कहती है कि पहला कट उसे उसके पिता ने दिया है, दूसरा कट उसे तब मिला जब उसने किसी का खून किया और तीसरे की कहानी अभी वो लिख रही है। मीतू जिस अंदाज से कहती है, ताहिर इस बात से पूरी तरह से कन्विंस हो जाता है कि मीतू ने किसी का खून किया है, लेकिन उसके लिए ये मानना बहुत ही मुश्किल है। मीतू उससे कहती है कि उसने असल में किसी का खून किया है और उसके पास एक कहानी है। ताहिर को अब उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगता है और वो उसकी बात अच्छे से सुनता है। मीतू उसे बताती है कि वो मुंबई से राजसी सिर्फ ताहिर से मिलने आई है। वो उसी की तरह एक बड़ी लेखिका बनना चाहती है और वो उसे अपनी कहानी सुनाना चाहती है। ताहिर को उसके अंदर अपनी कहानी दिखाई देती है और इसीलिए वो उसे अपना ईमेल एड्रेस दे देता है। ताहिर उसे कहता है कि ईमेल आने के बाद वो उसकी कहानी पढ़ेगा और अगर उसे उसकी कहानी अच्छी लगी तो वो उसे अपनी इंटर्न बना लेगा। मीतू जल्दी से एक टिश्यू पेपर के ऊपर अपना नंबर लिख के ताहिर को पकड़ा देती है और जब वो उसे बाय बोल रही होती है तभी हम देखते हैं कि कोई अनजान इंसान उन दोनों की फ़ोटोज़ खींचता है। जाने से पहले ताहिर मीतू को कहता है कि उसके कान से एक ईयरिंग मिसिंग है। जैसे ही मीतू ये नोटिस करती है उसे याद आता है कि सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त शायद उसका ईयरिंग कहीं गिर गया होगा। मीतू जब घर वापस जाती है तो उसे सीढ़ियों के पास अपने ईयरिंग मिल जाते हैं और उन्हीं को बेचकर वो पैसों का जुगाड़ करती है जिससे शालिनी का किराया भर देती है। मीतू आज इतनी ज़्यादा खुश है कि वो ताहिर से मिलने के बारे में शालिनी को बताती है। मयंका की एक ऑफिस पार्टी में जब ताहिर पार्थ से मिलता है तो मयंका हंसते हुए उसे कहती है कि वो भी उसका फ़ैन है,
लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे रियलाइज होता है कि पार्थ उसकी बुक से नफरत करता है तो वो उसे जलील करने लगता है। इसके बाद ताहिर मयंका को मीतू के बारे में बताता है कि उसकी एक फैन ऐसी भी है जो रांची से सीधा मुंबई आई है ताकि वो उससे मिल सके। मयंका ताहिर को एक लैपटॉप गिफ्ट करती है और क्योंकि पार्थ आईटी में काफ़ी अच्छा है इसीलिए वो उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। मीतू जब ताहिर को अपनी किताब भेजती है तो उसे वो किताब बहुत ज़्यादा पसंद आती है और अब वो ये बात ठान लेता है कि अपनी दूसरी बेस्ट सेलर छापने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। ताहिर जब मयंका को मीतू के बारे में बताता है तो मयंका उसे इस बात के लिए वार्न करती है कि वो लड़की खतरनाक भी हो सकती है, लेकिन ताहिर उस कहानी में इतना ज़्यादा डूब चुका है कि वो मयंका की बात मानता ही नहीं है। यहाँ पर कहानी में एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी ताहिर ने कल्पना भी नहीं की थी। ताहिर का जो लैपटॉप था उसे पार्थ ने हैक कर लिया था और अब ताहिर की लैपटॉप पे जो कोई भी एक्टिविटी थी पार्थ उसे देख सकता था। मीतू की मकान मालकिन शालिनी अचानक से बीमार पड़ जाती है और इसीलिए शालिनी की आंटी अब मीतू से कहती है कि उसे घर खाली करना होगा। इसी बीच उसे ताहिर का मैसेज आता है और वो उसे अपने घर पर कहानी सुनने के लिए बुलाता है। मीतू जब ताहिर के घर पहुंचती है तो वो उसे कहता है कि वो उसका नाम तक नहीं जानता और अब तक उसने उसका नाम कॉफी स्कार के नाम से सेव किया था। वो दोनों एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं और अब मीतू अपनी कहानी सुनाने लगती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें ये पता चलता है कि मीतू की माँ की मौत उसके जन्म के वक्त ही हो गई थी। वो यूं तो अपने पिता के साथ रहा करती थी लेकिन उसके पिता उसे मनहूस मानते थे, इसीलिए वो उससे बात करना तो दूर उसे देखते भी नहीं थे। उसकी सुनसान जिंदगी में शुक्ला आंटी इकलौती ऐसी औरत थी जो उसके लिए उम्मीद की किरण थी। पूरा दिन शुक्ला आंटी कमरे में बंद रहती और शाम होते ही वो तैयार होकर अपने डांस की प्रैक्टिस करने लगती। इसी तरह उन दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई और मीतू की दोस्ती शुक्ला आंटी के साथ और गहरी होती गई। शुक्ला आंटी उसके लिए तोहफे में कांच की चूड़ियां लेकर आई थी और वो दोनों साथ में डांस की प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। उसके पिता उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि उसे उनके सामने नाचना होगा। गुस्से में वो उसके हाथ को इतनी जोर से दबाते हैं कि एक चूड़ी उसकी कलाई के अंदर घुस जाती है और उसका पहला निशान उसके पिता का दिया हुआ था। जैसे ही ये कहानी खत्म होती है मीतू रोने लग जाती है। ताहिर उसे कंसोल करने लगता है कि तभी वहां पर मयंका आ जाती है। वो उसे कहती है कि उसे पार्टी के लिए लेट हो रहा है। यूं तो ताहिर भी उसके साथ जाने वाला था लेकिन फिर वो कहता है कि उसे ये कहानी का हिस्सा पूरा करना है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ आ रहा है जो शायद बाद में चला जाएगा। मयंका उसके लिए खुश है क्योंकि बहुत सालों के बाद वो कुछ लिखने लगा था। ताहिर मीतू के बताए हुए इस हिस्से पर कहानी लिखता है और जब वो इस कहानी को लेकर एडिटर के पास जाता है तो उसकी एडिटर सुकन्या को ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो उसे कहती है कि 10 साल बाद उसने ऐसा कुछ लिखा है जो कि शायद ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, इसीलिए वो उसे एडवांस तक दे देती है। ताहिर के लिए सब चीज़ें बहुत नॉर्मल चल रही थी लेकिन अचानक से ताहिर इस गॉड नाम के एक ट्विटर अकाउंट से उसके खिलाफ कुछ ट्वीट्स आते हैं। उसके खिलाफ ये ट्वीट्स और कोई नहीं बल्कि पार्थ कर रहा है। पता नहीं क्यों लेकिन उससे बहुत ज़्यादा नफरत है। ताहिर इस गॉड नाम के उस ट्विटर अकाउंट से ताहिर को धमकी आती है कि वो उससे हर चीज़ छीन लेगा। जैसे जैसे ट्वीट्स बढ़ने लग जाते हैं ताहिर को ये लगता है कि उसे अब जवाब देना होगा। इसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस होती है। ताहिर एक बार फिर से मीतू को कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए घर बुलाता है लेकिन इस बार मीतू अकेली नहीं आती बल्कि साथ में अपने सारे बैग्स भी लेकर आती है। वो आते ही उसे पूछती है कि क्या वो किसी ब्रोकर को जानता है। ताहिर अब ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मीतू ही उसकी अगली बेस्ट सेलर कहानी की चाबी है, इसीलिए वो उसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करता है। पार्थ जो कि मयंका का इंटर्न है वो उसके लिए इतना अच्छा काम कर रहा है कि मयंका उसके काम से काफ़ी ज़्यादा खुश है। मयंका संजय को कॉल लगाती है और कहती है कि वो लोग पार्थ को इंटर्न से फुल टाइम जॉब पे रख रहे हैं। ताहिर मीतू के रहने का इंतज़ाम एक महंगे से होटल में करता है और बदले में उससे कहानी की दूसरी इंस्टॉलमेंट मांगता है। अपनी कहानी आगे बताते हुए मीतू कहती है कि जब वो 16 साल की थी तो उसके पिता की मौत हो गई। उसके रिश्तेदार अब इस चिंता में थे कि मीतू का ध्यान कौन रखेगा। तभी उसके पिता के एक दोस्त आगे आए और उन्होंने कहा कि वो उससे शादी करेंगे। उसके पिता के उस दोस्त की उम्र 45 साल थी और उसकी पहले से ही 7 बीवियां थी। उस इंसान ने मीतू के साथ शादी कर ली और सब लोगों को ये लगा कि वो इंसान कितना बड़ा देवता है जो एक असहाय लड़की को उसने अपना लिया है। सुहागरात की रात को वो इंसान उसके साथ जबरदस्ती करता है लेकिन जब मीतू के सब्र का बांध टूट जाता है तो वो उस पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद वो ये बात जानती थी कि सब लोग मिलकर उसे जान से मार देंगे और उसे अपना दिमाग तेज चलाना होगा। वो अपने सारे गहनों को एक गठरी बनाकर सामने वाले तालाब में फेंक देती है। इसके बाद वो खुद से ही अपना हाथ काट लेती है और वहां पर बेहोश गिर जाती है। गिरने से पहले वो थोड़ा सा सामान तोड़कर शोर मचाती है ताकि सबके सब लोग अंदर आ जाएं।
सब लोग जैसे ही उसके पति को मरा हुआ देखते हैं और मीतू को वहाँ घायल पड़ा हुआ देखते हैं, उन्हें लगता है कि किसी चोर ने ये सब किया है। 16 साल की उम्र में मीतू विधवा तो हो ही गई थी, साथ में लोगों ने उसे मनहूस भी मान लिया था। ये कहानी सुनने के बाद ताहिर को लगता है कि मीतू कितनी हिम्मत वाली लड़की है, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी उसने अभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। ताहिर अब मीतू को उसके रूम तक ड्रॉप करता है और खुद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन अपने घर पहुंचकर जब वो अपनी बीवी मयंका को देखता है तो उसमें उसे मीतू नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो उससे ऑब्सेस हो चुका है। ताहिर जब अपने घर पर सो रहा था, उसी वक्त मीतू के रूम में कोई आता है। एक इंसान जो कि लंगड़ा रहा है और जिसने अपने सर पर लाइट पहन रखी है ताकि उसका चेहरा मीतू को ना दिखे, वो उसे बेल्ट से बहुत बुरी तरह से मारता है। अगली सुबह ताहिर जब मीतू को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो फ़ोन नहीं उठाती, और जब वो होटल स्टाफ से उसके रूम में जाने के लिए कहता है तो होटल स्टाफ को वो वहाँ पर बेहोश पड़ी मिलती है। मीतू को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ताहिर और पुलिस वालों का ये मानना था कि ये और किसी का नहीं बल्कि उसी इंसान का काम था जो उसे ट्विटर पर धमकियां दे रहा था। ताहिर अभी मीतू के पास था कि तभी उसे मयंका के बार बार फ़ोन आने लगते हैं, क्योंकि मयंका को एक ईमेल आई थी जिसमें एक वीडियो था। उस वीडियो में कोई इंसान मीतू को बहुत बुरी तरह से मार रहा था और उस इंसान ने जानबूझकर ये वीडियो मयंका को भेजी थी ताकि वो वीडियो सीधा ताहिर के पास जा सके। कहानी में एंट्री होती है एसीपी लोकेश और पुलिस ऑफिसर उर्मिला की। वो लोग मीतू के इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जब वो लोग ताहिर से इस बारे में सवाल करते हैं तो ताहिर उन्हें कहता है कि ट्विटर पर वजीर इज गॉड नाम का एक ट्विटर अकाउंट है। ताहिर के उस अकाउंट को हैंडल करने वाले के साथ लड़ाई हो गई थी और वो उसे बर्बाद करने के लिए ऐसा कर रहा है। सुकन्या जो कि ताहिर की एडिटर है, वो बार बार उसे कहानी के लिए चेज कर रही है, लेकिन ताहिर अब मीतू का ध्यान रखने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि वो उसे इग्नोर करने लगा है। मीतू जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है, ताहिर उसे घर ले आता है, लेकिन मयंका को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बीच में अचानक से ताहिर मयंका को एक बात सुनाता है। वो उसे कहता है कि अफेयर उसका हुआ था, इसीलिए उसे ब्लेम करने का कोई भी हक नहीं है। मयंका जैसे ही ये बात सुनती है वो बिल्कुल चौंक जाती है और वो उसे कहती है कि उसे एक अवार्ड फंक्शन के लिए राजस्थान जाना है, इसीलिए उन दोनों को जो भी बात करनी है वो उसके बाद ही करनी चाहिए। पुलिस अब अचानक से ताहिर के घर पहुंच जाती है और वहां वो उसे बताती है कि जो भी ट्वीट्स गई थी वो उसके घर के आईपी एड्रेस से ही गई थी। जब वो उसके सिस्टम को चेक करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उसके कंप्यूटर को क्लोन किया गया था, यानी कि कोई और इंसान था जो उसके सिस्टम पर पूरी तरह से नजर रखे हुआ था। वहाँ दूसरी तरफ मयंका के ऑफिस में जैसे ही संजय पार्थ के सिस्टम को देखता है वो अचानक से चौंक जाता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर उर्मिला ने पार्थ के सिस्टम को हैक कर लिया है और अब वो लोग चाहें तो वीडियो कैमरा के थ्रू पार्थ को देख सकते हैं। पार्थ क्योंकि अपने सिस्टम के पास नहीं है, इसीलिए संजय दूर से जाते हुए एसीपी लोकेश और उर्मिला को स्क्रीन पर देखता है। उसे दाल में कुछ काला लगता है, इसीलिए वो पार्थ से बात करने की कोशिश करता है। पार्थ की नज़र जैसे ही अपने सिस्टम पर पड़ती है वो जाते ही उसे बंद कर देता है और सिस्टम की हैकिंग रोकते हुए कैमरा को ऑफ कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी उर्मिला को पार्थ के सिस्टम का बैकग्राउंड दिख जाता है। एमके उस रोज जब ऑफिस पहुंचती है तो बातों ही बातों में वो पार्थ से सिस्टम हैक होने की बात कहती है। वो पार्थ को कहती है कि ताहिर के सिस्टम को पुलिस वाले ले गए हैं, इसीलिए उन लोगों को उसके लिए एक नया कंप्यूटर खरीदना होगा। मयंका के कहे अनुसार पार्थ ताहिर के घर में वो सिस्टम दोबारा प्लान कर देता है, लेकिन इस बार फिर से वो उसके सिस्टम को क्लोन कर लेता है। पुलिस वाले उस हैकर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं, जहां पर वो मीतू को एक बेट की तरह यूज करते हैं। लेकिन पूरी पार्टी में हैकर के बारे में किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही मीतू वॉशरूम में जाती है, कोई उस पर बुरी तरह से हमला करता है। जब वॉशरूम की पूरी तरह से तलाशी ली जाती है तो वहां पर उन्हें एक कैमरा मिलता है, साथ ही छत का एक हिस्सा खुला हुआ था जहां से कि हैकर वहां अंदर आया था और वहीं से बाहर भी चला गया था। इसके बाद ट्विटर पर एक नया अकाउंट बनता है जिसका नाम वजीर इज डेड था। ताहिर जहां मीतू का ख्याल रखने में बिजी है, वहीं दूसरी तरफ मयंका और पार्थ साथ में वक्त बिता रहे हैं। ये पहली बार होता है कि ताहिर अपनी जिंदगी में किसी से खुलकर बात करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि मीतू एक अच्छी इंसान है जो उसकी भावनाओं को समझेगी। वो मीतू से बात करते हुए उसे बताता है कि उसने पूरी जिंदगी अपने पिता के हिसाब से जी थी, लेकिन एक रोज जब उसके पिता की मौत हुई तो पता नहीं क्यों लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। उसके बाद उसने मयंका से शादी की, जिसके लिए उसके पिता कभी नहीं मानते। अपने करियर की शुरुआत में उसने बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन वो किताबें फ्लॉप हो गई, जिन्हें लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर एक वक्त वो आने लगा जब मयंका अपने काम में बहुत अच्छी हो गई थी। ताहिर का करियर डूबता जा रहा था और मयंका कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। ना चाहते हुए भी उससे मयंका से जलन होने लगी और वो एक खराब शराबी बन गया था।
इस वक्त पर उसने तय किया कि वो मयंका को अकेला छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा, इसीलिए वो मसूरी के लिए निकल गया। वहीं पर उसकी मुलाकात प्रोफेसर रविंद्र जयसिंह से हुई। ताहिर एक रोज नशे की हालत में उन लोगों की गाड़ी के आगे आ गया था। एक्सीडेंट के बाद वो लोग उसे अपने घर ले गए और उन्होंने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। प्रोफेसर रविंद्र जयसिंह वहां पर अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी बीवी का नाम सुधा जयसिंह था और उनके 2 बच्चे भी थे। ताहिर ये कहता है कि आज वो जो कोई भी इंसान है वो सिर्फ प्रोफेसर रविंद्र जयसिंह की वजह से है। जब वो जिंदगी से उम्मीद खो चुका था तब उन्होंने ही उसे रास्ता दिखाया था। एक रोज जब वो लोग बैठकर बातें कर रहे थे तो प्रोफेसर ने उसे अपनी बीवी के बारे में बताया था। सुधा असल में राजसी की रहने वाली थी और वो एक डोम की बेटी थी। उसकी सारी जिंदगी लाशों और शमशानों के बीच में ही गुजरी थी। जब उसकी मुलाकात एक अंग्रेज लड़के से हुई तो वो उसके प्यार में पड़ गई। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन छुट्टियां जैसे ही खत्म हुई वो लड़का अपने घर वापस चला गया। लेकिन सुधा इस वक्त तक प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके पिता को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी सुधा ने हार नहीं मानी। उसने उस बच्चे को जन्म दिया और किसी तरह से अपनी जिंदगी में अपने आप को वापस खड़ा किया। प्रोफेसर रविंद्र जयसिंह वहां पर नौकरी किया करते थे। एक रोज जब उन्होंने सुधा को एक रेस्टोरेंट में गाते हुए सुना तो उन्हें पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। उन्होंने सुधा से उस प्यार का इजहार किया और वो दोनों राजसी छोड़कर उस बच्ची के साथ मसूरी वापस आ गए और उसके बाद उनकी जिंदगी बहुत ही खुशी से गुजर रही है। ताहिर की जो बेस्ट सेलर बुक थी वो सुधा की कहानी पर ही आधारित थी। सुधा की जिंदगी पर आधारित इस किताब ने उसे ओवरनाइट एक बेस्ट सेलर ऑथर बना दिया था। इसके बाद मीतू ताहिर से सवाल करती है कि क्या इसके बाद वो प्रोफेसर से कभी भी मिला, जिस पर ताहिर उससे कहता है कि सक्सेस ने उसे इतना ज्यादा बिजी कर दिया कि उसके पास वापस जाने का वक्त कभी था ही नहीं। उसे अब प्रोफेसर रविंद्र के बारे में बस एक चीज याद थी कि उनकी बीवी के अलावा उनके 2 बच्चे भी थे। उनका एक छोटा बेटा था और एक बड़ी बेटी, और बड़ी बेटी के होंठों पर एक कट था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बदसूरत लगती थी। ऐसा बदसूरत चेहरा जिसे शायद उसकी माँ के अलावा और कोई भी प्यार न करे। इसके बाद ताहिर मीतू से कहता है कि कहानियों को उसने बहुत ही पास से देखा है। जैसे सुधा की कहानी को उसने बहुत ही करीब से जिया है, लेकिन फिर भी वो कहानी में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। वो मीतू से कहता है कि एक बेस्ट सेलर ऑथर बनने की रेसिपी बस इतनी सी है कि कहानियों को देखो लेकिन उनका हिस्सा कभी मत बनो। इसके बाद हम कहानी में देखते हैं कि मीतू और ताहिर एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, इतना करीब कि उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अवार्ड शो में मयंका इतना ज्यादा पी लेती है कि वो पार्थ के साथ सो जाती है। जैसे ही मयंका की आंख खुलती है इसे इस बात का बहुत पछतावा होता है और वो वहां से चली जाती है। मयंका जैसे ही पार्थ के कमरे से निकलती है संजय उसे वहां पर देख लेता है। असल में संजय ही वो इंसान था जिसका मयंका के साथ अफेयर हुआ था। इसीलिए जैसे ही वो पार्थ की ये हरकत देखता है वो पार्थ से झगड़ा करने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि उसे उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते और इसीलिए वो उसे जॉब से निकाल रहा है। साथ ही वो उस दिन की बात भी लेकर आता है कि उसने उस रोज उसकी कंप्यूटर स्क्रीन को देखा था और उसे पूरा भरोसा है कि वो कुछ फिशी कर रहा है। इस बारे में बात करते हुए संजय एसीपी लोकेश को कॉल लगाने लगता है। पार्थ उसे रोकते रोकते धक्का मार देता है जिसकी वजह से सर पर चोट लग जाती है और संजय की वहीं पर मौत हो जाती है। अगली सुबह मीतू की जैसे ही आंख खुलती है वो देखती है कि वो ताहिर के बगल में सो रही है, लेकिन इसके बाद जो होता है उसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मीतू इसके बाद जाकर कपड़े पहनती है। वो लड़की जो अक्सर सलवार सूट में घूमा करती थी और सहमी सी रहती थी वो अचानक से बोल्ड हो जाती है। वो जीन्स के साथ एक वाइट शर्ट पहनती है और कॉफी शॉप जाती है। कॉफी शॉप में कॉफी के साथ वो एक सिगरेट लाइट करती है और अपने छोटे भाई को कॉल लगाती है। उसका छोटा भाई और कोई नहीं बल्कि पार्थ ही है। मीतू माथुर का असली नाम आध्या जयसिंह था और उसके छोटे भाई का नाम गौरव जयसिंह। वो दोनों अब आपस में बात करते हैं और आध्या उसे समझाने की कोशिश करती है कि सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। तो वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई गौरव बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है क्योंकि गलती से उसने संजय को जान से मार दिया है। ताहिर जहां एक तरफ पुलिस वालों के साथ इस बारे में बात कर रहा है कि मीतू पर हमला किसने किया, वहीं दूसरी तरफ मयंका को यह पता चलता है कि संजय की मौत हो गई है। बहुत देर तक जब संजय के बारे में कुछ पता नहीं चलता तो होटल स्टाफ वाले उसके रूम में जाकर देखते हैं। अंदर जाते ही वो लोग देखते हैं कि संजय टब में डूब गया है और उसके पास में ही वाइन की एक बोतल पड़ी है। मयंका जैसे ही वहां पर वाइन की बोतल पड़ी हुई देखती है वो पुलिस वालों से कहती है कि संजय तो वाइन पीता ही नहीं था और वो पुलिस वालों को ये समझाने की कोशिश करती है कि वहां पर जो कुछ भी हुआ है वो नॉर्मल नहीं है और संजय को किसी ने जान से मारा है। पुलिस वाले अपनी तसल्ली करने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। गौरव जयसिंह को जैसे ही इस बारे में पता चलता है वो होटल के सीसीटीवी को हैक कर लेता है और उस टाइम की फुटेज गायब कर देता है। मयंका को ये लगता है कि ये कत्ल उसी हैकर ने किया था जिसकी वो आईडी थी।
इसीलिए इस केस को लोकेश को सौंप दिया जाता है। लोकल पुलिस वाले जहां इस केस को डेथ घोषित कर देते हैं, वहीं जैसे ही ये केस लोकेश के पास आता है, वो छानबीन करके ये पता लगा लेता है कि संजय का मर्डर हुआ था। आध्या की जैसे ही अपने छोटे भाई गौरव से मुलाकात होती है, वो उसे कंसोल करने लगती है। अभी वो उसके साथ कमरे में ही थी कि तभी वहां पर लोकेश और उर्मिला आ जाते हैं और वो गौरव से पूछताछ करने लगते हैं। जब वो लोग उस हैकर के अकाउंट की और डिटेल्स निकलवाते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि ये एक नहीं बल्कि 2 इंसान हैं। और छानबीन करने पर उन्हें पता चलता है कि वजीर इस गॉड नाम का ये अकाउंट और किसी ने नहीं बल्कि ताहिर ने ही बनाया था। ये उसकी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। ताहिर इस गॉड इकलौता ऐसा इंसान था जो उसके बारे में बहुत सी अच्छी बातें पोस्ट करता था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एक वक्त पर गौरव जयसिंह उस अकाउंट को हैक कर लेगा। ताहिर इस गॉड नाम के इस अकाउंट को मुंबई से ऑपरेट किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ताहिर इस डेड नाम के अकाउंट को राजस्थान से। पुलिस वालों को अब मयंका और ताहिर दोनों पर ही शक होता है, इसीलिए वो उन्हें अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं। आध्या अब इसके बाद अपनी अगली चाल चलने लगती है। उसने ताहिर की वेडिंग रिंग को उसके घर से चुरा लिया था और अब जब वो सुकन्या से मिलने जाती है तो वो उस वेडिंग रिंग को पहन लेती है। वो बार बार सुकन्या को इस बात के लिए कन्विंस करने लगती है कि ताहिर ने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जिस रोज संजय का मर्डर हुआ था उस रात वो और ताहिर एक दूसरे के साथ ही थे। सुकन्या ताहिर और मयंका की बेल करवा देती है और वो दोनों ही जेल से बाहर आ जाते हैं। बहस करते करते ताहिर मयंका को सुनाने लगता है और वो उसे कहता है कि उसका अफेयर चला था, लेकिन आज तक ताहिर ने उसे कभी धोखा नहीं दिया है। मयंका संजय के साथ इमोशनली काफी ज्यादा कनेक्टेड थी और उसे उसकी मौत के बाद बहुत ज्यादा धक्का लगा है। वो जैसे ही ताहिर के मुंह से ये बातें सुनती है, वो उसे कहती है कि उसने उसे वहां तक पुश किया था। उसने उसके अलावा कभी भी जिंदगी में किसी को प्यार नहीं किया, लेकिन जब वो उसे अकेला छोड़कर चला गया तो वो बस एक बार के लिए बहक गई थी। मयंका अब ये डिसाइड कर लेती है कि वो ताहिर के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी और इसीलिए वो उसे छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। आध्या जैसे ही ये सुनती है वो खुश हो जाती है और अपने भाई के पास घर वापस लौट जाती है। आध्या जैसे ही अपने भाई गौरव के पास पहुंचती है, गौरव काफी ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि उसे ये लगता है कि उन दोनों ने अपने आप को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वो लोग वापस नहीं जा सकते हैं। आध्या एक बार फिर से उसका हौसला बढ़ाती है और उसे कहती है कि उन्हें अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना ही होगा। अपने केस को बेहतर समझने के लिए लोकेश ताहिर की किताब को पढ़ता है। किताब पढ़ने के बाद उसे ये समझ में आ जाता है कि इस कहानी की कड़ियाँ कहीं ना कहीं मसूरी से जुड़ी हुई हैं। वो बिना किसी को बताए मसूरी के लिए निकल जाता है और ताहिर के बारे में पता करने लगता है। ताहिर की किताब के शुरुआती पन्नों में उसने रविंद्र जयसिंह का जिक्र किया था, इसीलिए लोकेश जैसे ही मसूरी पहुंचता है वो रविंद्र जयसिंह के बारे में पता करने लगता है। काफी पूछताछ करने के बाद लोकेश को उनका घर मिल जाता है और जैसे ही वो पड़ोसियों से बात करने लगता है उसे पता चलता है कि उसके पत्नी की मौत डूबने की वजह से हुई थी और कुछ ही दिनों के बाद रविंद्र जयसिंह भी हार्ट अटैक की वजह से मर गए थे। उनका गौरव नाम का एक छोटा बेटा था जो कि हॉस्टल में रहा करता था और उनकी बेटी आध्या काफी वक्त पहले ही घर छोड़कर चली गई थी। लोकेश जाने से पहले उस पड़ोसी से कहता है कि अगर उन लोगों को उनके बच्चों के बारे में कुछ भी पता चलता है तो वो लोकेश को कॉल कर सकते हैं। लोकेश जैसे ही वहां से निकलने लगता है वो पड़ोसी उस किताब को लोकेश की जेब में देख लेता है। उस किताब को देखने के बाद वो इंसान ऐसा मुंह बनाता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लोकेश जब इस बारे में सवाल करता है तो वो कहता है कि इस किताब ने इन लोगों का घर बर्बाद कर दिया। ये किताब सुधा की जिंदगी पर आधारित थी और जैसे ही आसपास के लोगों ने इस किताब को पढ़ा उन लोगों का जीना हराम हो गया था। शर्म के मारे सुधा ने अपनी जान दे दी और उसकी लाश उसके छोटे बेटे गौरव को मिली थी। जहां एक तरफ लोकेश मसूरी में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उर्मिला भी मुंबई में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उर्मिला जब मयंका के ऑफिस जाती है तो वो पार्थ के सिस्टम को पहचान लेती है, क्योंकि उसने उसके सिस्टम का बैकग्राउंड उस रोज कॉल पर देखा था। गौरव पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इसीलिए उसके लिए सिस्टम हैक करना काफी आसान था। लोकेश और उर्मिला अब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उसने ही मीतू पर हमला किया था, क्योंकि जब वो होटल में जा रहा था तो वो अपने सीधे पैर से लंगड़ा रहा था, लेकिन आते वक्त वो अपने उल्टे पैर से लंगड़ा रहा था, यानी कि वो लंगड़ाने की बस एक्टिंग कर रहा था। जैसे कि ताहिर ने कहा था, रविंद्र जयसिंह की बेटी का होंठ कटा हुआ था, लेकिन बड़े होने के बाद उसने अपने होंठ का ऑपरेशन करा के उसे फिक्स करवा लिया था। लोकेश अब मयंका को कॉल करता है और उसे इस बारे में सब कुछ बता देता है। लोकेश अब गौरव के पड़ोसियों के साथ मिलकर उसे अरेस्ट करने का प्लान बनाता है। वो उसके पड़ोसियों को कहकर उसे कॉल लगवाते हैं और उससे बात करने के लिए कहते हैं। वो लोग जब काफी देर तक बात करते हैं तो उनकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया जाता है, लेकिन बाद में गौरव के अंकल उससे सवाल करते हैं कि क्या वो सही से है, क्योंकि एक पुलिस वाला उनके घर आया था। इससे पहले कि गौरव को संभलने का मौका मिलता उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस वाले आध्या की नजरों के सामने से उसे लेकर चले जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाती।
लेकिन गौरव अपनी बहन से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो उसके बारे में पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताता। वो पुलिस वालों से कहता है कि वो बहुत साल पहले दिल्ली में थी और उसके बाद उन लोगों की बात भी नहीं हुई है। लोकेश जब मीतू को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उसे बेल्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है तो मीतू अपना सर हिलाते हुए हाँ कहती है। उसके भाई को बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें बंद करके चुपचाप वहां से चली जाती है। आधे जब पुलिस वालों की बातें सुनती है तो उसे ये पता चल जाता है कि पुलिस वाले उस घर की तलाशी लेने वाले हैं जहां पर वो अपने भाई के साथ रहा करती थी। इससे पहले कि पुलिस वाले वहां पर पहुंचते वो उससे पहले ही वहां जाकर सब चीजों को वहां से ले आती है। मयंका भी एक बार गौरव से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आती है और वो उससे सवाल करती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। गौरव जब उसे ये सच्चाई बताता है कि किस तरह से ताहिर ने उसकी माँ की कहानी को इस्तेमाल किया था, तो मयंका को इस बात का एहसास होता है कि ताहिर कितना बुरा इंसान है और उसे अपनी कहानी के अलावा किसी इंसान की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मयंका एक बार फिर से ताहिर को कन्फ्रंट करती है। वो उसे कहती है कि उसने सुधा की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन वो मीतू के साथ भी यही करना चाहता है। मीडिया वालों को भी ताहिर की बेस्ट सेलर का ये सीक्रेट पता चल जाता है और धीरे धीरे अब ताहिर का करियर खत्म होने लगा है। शालिनी की जब पुलिस वालों से बात होती है तो धीरे धीरे सारे तार जोड़ने लगते हैं। शालिनी जो कि मीतू माथुर की मकान मालकिन थी, वही पार्थ की गर्लफ्रेंड भी थी और शालिनी ही वो इंसान थी जिसने पार्थ को मयंका के ऑफिस में जॉब दिलवाई थी। यानी कि मीतू माथुर और पार्थ एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। ताहिर एक बार फिर से वही सवाल उठाता है कि वो गौरव जयसिंह की बहन नहीं हो सकती क्योंकि उसका होंठ कटा हुआ था। इस पर लोकेश ताहिर से कहता है कि कटे हुए होंठ का ऑपरेशन करके उसका इलाज किया जा सकता है। जैसे ही ताहिर लोकेश की ये बात सुनता है उसे ये बात याद आती है कि जैसे ही वो मीतू को किस कर रहा था वो बार बार अपने होंठ छुपा रही थी। यानी कि उसने अपने होंठों का इलाज जरूर करा लिया था, लेकिन फिर भी उसके होंठों पर वो ऑपरेशन का निशान अभी भी था। लोकेश अब ताहिर को यह कहता है कि जिस तरह से मीतू बात किया करती थी वो भाषा राजसी की नहीं बल्कि उत्तराखंड की थी। मयंका अब इस बात पर जोर जोर से हंसने लगती है और वो ताहिर से कहती है कि इस लड़की ने तुम्हारी बैंड बजा के रख दी है। लोकेश पूरे दिल से चाहता है कि आध्या और गौरव की ही जीत हो, लेकिन फिर भी वो कानून के बाहर नहीं जा सकता। 6 साल पहले किसी ने एक केस के दौरान उसकी पत्नी और उसकी बेटी को जान से मार दिया था। उसके बाद से ही वो चाहता था कि हर गुनहगार को सजा मिले। वो पूरे दिल से ताहिर से नफरत करता है, लेकिन फिर भी उसे उसको बचाना ही होगा। ताहिर का करियर तब पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है जब सुकन्या उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है। साथ ही वो एडवांस दिए हुए पैसों को भी उससे वापस मांग लेती है। ताहिर अब ये बात जान जाता है कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसलिए वो मदद मांगने के लिए मयंका के पास जाता है। वो मयंका से कहता है कि इस वक्त उसका सबसे बुरा वक्त चल रहा है, इसीलिए बीवी होने के नाते उसे उसके साथ होना चाहिए। मयंका अब ये समझ चुकी है कि ताहिर किसी के भी प्यार के लायक नहीं है, इसीलिए वो उसे कहती है कि वो एक पैरासाइट है जो कि दूसरे लोगों की खुशियों पर जीता है। वो उसे किसी भी हाल में एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है और अपने ऑफिस से बाहर निकाल देती है। ताहिर जैसे ही मयंका के ऑफिस से बाहर निकलता है उसे वहां पर आध्या दिखाई देती है। वो गुस्से के साथ उसका पीछा करने लगता है और आध्या भी उसे बहुत बुरी तरह से दौड़ाती है। आखिर में आध्या उसे कहती है कि उसे उससे बात करनी है। ताहिर आकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। वो उसे कहता है कि उसने उसके माता पिता का खून नहीं किया है, तो फिर आज तक वो उसके पीछे क्यों पड़ी है। आध्या अब शुरुआत से शुरू करती है। वो उसे कहती है कि उसकी कलाई पर ये जो 3 निशान हैं वो बिल्कुल सच हैं। पहला निशान उसने अपनी माँ के लिए बनाया है, दूसरा अपने पिता के लिए और तीसरा उस काम के लिए जो वो अभी कर रही है। गौरव जयसिंह अभी बेल पर है और वो पुलिस वालों की नज़र में है, लेकिन जैसे ही उसे आध्या का मैसेज आता है वो पुलिस वालों की नज़र से बचकर भागने की कोशिश करता है। पुलिस वाले जब उसकी तरफ देखते नहीं हैं तो वो जानबूझकर डस्टबिन गिराता है और उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। पुलिस वाले जब उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो यहाँ से क्यों भाग रहा है तो वो गौरव उनसे कहता है कि आध्या की जान खतरे में है क्योंकि ताहिर उसे जान से मारने वाला है। आध्या जो कि ताहिर के साथ बात कर रही है, उसके मैसेज गौरव को बार बार आने लगते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें ये पता चलता है कि आध्या बहुत सालों से ताहिर का पीछा कर रही थी। उसने जानबूझकर वो कॉफी शॉप स्पॉट की थी जहां पर ताहिर रोज आया करता था। मयंका के सारे काम अक्सर शालिनी किया करती थी, इसीलिए पार्थ ने शालिनी को फंसाया था। उस रोज जब आध्या पर वॉशरूम में हमला हुआ था, वो हमला किसी और ने नहीं किया था बल्कि आध्या ने ही अपने आप को चोट पहुंचाई थी। वॉशरूम में उसके अलावा 2 और लड़कियां थी जिन्हें उसने खुद ही दरवाजे में बंद कर दिया था। इसके बाद उसने एटिक का एक छोटा सा हिस्सा खोला जिससे सबको ये लगे कि हैकर उस एटिक के हिस्से से अंदर आया था। इसके बाद हमें सीधा वो सीन दिखाया जाता है जहां पर पुलिस वाले मौका वारदात पर पहुंचते हैं। आध्या ने अपनी लाइव लोकेशन गौरव के साथ शेयर की थी और पुलिस वाले उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं,
लेकिन वो वहाँ पर देखते हैं कि आध्या एक गाड़ी में बहुत बुरी तरह से जल रही है। ताहिर कुछ नशे की हालत में है और वो सबसे यही कह रहा है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और उसने आध्या को जान से नहीं मारा है। जैसे ही बॉडी की जांच की जाती है वो लड़की का शरीर पूरी तरह से जल चुका है, लेकिन क्योंकि उसके हाथ में ताहिर की वेडिंग रिंग है इसलिए सबको यही लगता है कि वो आध्या की लाश है। ताहिर को आध्या जयसिंह को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट जैसे ही अपना फैसला सुनाता है और ताहिर को मुजरिम घोषित करता है, वैसे ही गौरव वो शहर छोड़कर जाने लगता है। गौरव और आध्या ने आज तक अपने माता पिता की अस्थियों को विसर्जित नहीं किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि पहले वो ताहिर से बदला लें। वेब सीरीज के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि गौरव और आध्या अपने माता पिता की अस्थियों को विसर्जित कर रहे हैं। आध्या शमशान से एक लाश खरीद कर लाई थी। ताहिर जब गाड़ी में उसके साथ था तो उसने उसे बेहोश कर दिया था और उसके बाद उसने शमशान से खरीदी हुई लाश को अपनी जगह प्लांट कर दिया। गौरव के फ़ोन पर अचानक से लोकेश की कॉल आती है और वो गौरव से कहता है कि उसे आध्या से बात करनी है, यानी कि वो जानता था कि आध्या अभी भी जिंदा है। लोकेश अपनी जॉब से रिटायर हो चुका है, लेकिन उसके घर की दीवार पर एक बहुत बड़ा प्लान बना है। वो आध्या से कहता है कि उसे कुछ लोगों से बदला लेना है और इसीलिए उसे उसकी मदद की ज़रूरत होगी। यानी कि हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वेब सीरीज़ का शायद सेकंड पार्ट भी आ सकता है। इस वेब सीरीज़ का फर्स्ट हाफ आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा, लेकिन मिडिल सेक्शन आते आते क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है और आपको ये वेब सीरीज़ थोड़ी सी बोरिंग लगने लगेगी। बट अगर इस वेब सीरीज़ का मैं आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो आपका सस्पेंस कहीं भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि परत दर परत चीज़ें खुलती रहती हैं और इंटरेस्ट बना रहता है। इस कहानी में श्रुति हासन की भूमिका आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि सीरीज़ की शुरुआत में उनका किरदार बहुत ही मासूम दिखाया गया है। वो उस मासूमियत को पूरी तरह से जस्टिफाई करती हैं, लेकिन एकदम अचानक से फिर उनके किरदार को बोल्ड दिखा दिया गया है, तो ये आपको बिल्कुल 360 डिग्री रोटेशन जैसा लगेगा। मिथुन चक्रवर्ती के किरदार को काफ़ी ज़्यादा अजीब दिखाया गया है। कुछ एक सीन्स में वो आपको फ़नी होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो सीन्स बिल्कुल फ़नी नहीं लगते। इस वेब सीरीज़ को शुरुआत में जिस डायरेक्शन में ले जाया गया है वो एक बहुत ही सीरियस थ्रिलर लगेगी, लेकिन बीच में जैसे ही एक कॉमेडी कैरेक्टर की एंट्री होती है उसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं थी। गौर मुमताज़ की भूमिका आपको ठीक ठाक लगेगी, क्योंकि उनके कैरेक्टर से जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो उतना बहुत अच्छे से डिलीवर करती हैं। तो इस वेब सीरीज़ को लेकर ये था हमारा रिव्यू। बाकी कमेंट सेक्शन में हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपको ये कहानी किस तरह की लगी। थैंक यू सो वेरी मच गाइस एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।